अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं जो कि बुक के ऊपर ही सॉल्व करने हैं, फिर सब क्वेश्चंस बारी बारी हम लोग रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पार्ट है इसका, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ a माइनस बी इज़। सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है कि a माइनस बी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जब हम a माइनस बी करते हैं तो हमारे पास वो वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं जो जस्ट a से बिलोंग करते हैं लेकिन b से बिलोंग नहीं करते होते। मीन्स कि वो एलिमेंट्स जो a में आ रहे हों और b में ना आ रहे हों, नॉन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ a जो होते हैं वो आते हैं। तो इसमें देख लें, ए ऑप्शन में जस्ट ये है कि ए के सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। नो, ये नहीं हो सकता। सेकंड में ये है कि ए से बिलोंग करते हों एलिमेंट्स और बी से ना करते हों। यस, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सी देख लें, सी में आपके पास क्या है कि ए से भी बिलोंग करते हों और बी से भी करते हों। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इंटरसेक्शन में होता है। और इसमें लिखा हुआ है जस्ट बी के एलिमेंट्स, तो ये भी नहीं हो सकता, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। सेकेंड आपके पास है इफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी, देन आपके पास क्या है कि यूनियन लें तो ए सेट आ जाए, इंटरसेक्शन लें तो बी सेट आ जाए। तो इसमें आपके पास जो है वो क्या कंडीशन होगी, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब आपके पास जो ए है वो सुपर सेट हो बी का, यानी कि बी जो है वो ए का सबसेट होना चाहिए। देखिए, जब बी ए का सबसेट होगा तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वी सेट ही वापस आ जाएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट सारे बी वाले आ रहे होंगे। और जब यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट वापस आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी इसका राइट ऑप्शन आएगा, यानी कि ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी और बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप ए और बी को ही दो सेट्स लेकर भी इस पर चेक कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास ये है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए माइनस बी इज़ इक्वल टू। अगर आपके पास ए जो है वो बी का सबसेट है, सबसेट मीन्स कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में भी आ रहे होंगे, तो जब हम माइनस करेंगे तो सारे एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे ए के। इसमें तो वही एलिमेंट्स आते हैं ना जो ए में नॉन कॉमन हो, मीन्स के कैंसिल ना हो रहे हों, तो यहाँ पे तो सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो इट मीन्स कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसका एम्प्टी सेट आ जाएगा 5। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इफ़ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू बी माइनस ए इज़ इक्वल टू 5, यानी कि ए माइनस बी करें तब भी एम्प्टी सेट आए, बी माइनस ए करें तब भी एम्प्टी सेट आए, तो कौन सी कंडीशन होगी? तो तब हमारे पास ये ए ऑप्शन होगा कि ए और बी जब इक्वल होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है कि सारे एलिमेंट्स कैंसल आउट हो जाएं और डिफरेंस में कोई एलिमेंट ना आए। ए इज़ इक्वल टू बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज। जो आपके पास ए और ए कॉम्प्लीमेंट के कॉमन एलिमेंट्स हैं उस सेट को क्या कहते हैं? तो इसमें तो कोई भी ऐसा सेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों के एलिमेंट्स आ रहे हों। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ सकते, और जो ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे वो ए में नहीं आ सकते। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा कि नल सेट होगा। नल सेट ऐसा है, मीन्स कि एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में भी एग्जिस्ट कर रहा हो और ए कॉम्प्लीमेंट में भी एग्जिस्ट कर रहा हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन बी रिटन इन। रियल नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? रियल नंबर्स को हम काउंट तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी? सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसको जो है वो डिनोट करना पड़ेगा। मीन्स कि अगर आपने जो है वो इस तरह से लिख दिया सेट में 1 2 3 इस तरह से, तो ये हमारे पास 3 रियल नंबर्स नहीं है बल्कि 3 नेचुरल नंबर्स हैं। अगर रियल नंबर्स लिखने होंगे तो तब हमें जो है वो रियल नंबर्स का मतलब है कि 1 और 2 के दरमियान में भी इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। 1.1 1.01 1.001 इस तरह से इनफाइनाइट मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म की। इसके अंदर जस्ट हम लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो उसमें सारे रियल नंबर जो हैं वो कवर हो जाते हैं जो हमें काउंट नहीं करने पड़ते या हम काउंट नहीं कर सकते जिनको। नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ है, इफ़ आर इज़। ये आपके पास एक रिलेशन डिफाइन है, डोमेन ऑफ आर बतानी है। डोमेन देखिए 2 4 और अगेन 2 आ रहा है, तो 2 रिपीट तो नहीं करेंगे, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये सेट की जो कंडीशन है उसको वायलेट कर रहा है। इसमें 2 टाइम्स 2 आ गया है, इट मीन्स ये तो नहीं हो सकता, और ये वाला इसका राइट ऑप्शन है 2 4। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन है कि क्या हमारे पास क्या ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हों जिसमें ए और बी जेड यानी कि इंटीजर से बिलोंग करते हों और ए प्लस बी जो है वो 0 की इक्वल हो, तो तब इसका जो है वो कौन सा सेट बनेगा, कौन सा इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा? तो यहाँ पर आपकी जो बुक में आंसर है वो ये है, डोमेन ऑफ आर इज़ इक्वल टू रेंज ऑफ आर। तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए एक यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए।
देखिए जब माइनस होगा तो सेम नंबर यहाँ पर आएंगे ए और बी, ये लिखा हुआ है ना डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, इट मीन्स कि ए और बी दोनों सेम होंगे। जब सेम होंगे माइनस होंगे तो कैंसिल आउट होकर 0 देते जाएंगे, जो भी लिखेंगे 2 - 2 0, 5 - 5 0, 100 - 100 0। अगर प्लस होता है तो फिर तो ए और बी जो है वो डिफरेंट साइंस के साथ होंगे और फिर ये वाला राइट ऑप्शन तो नहीं बनता। और ये जो सबसेट वाले हैं ये तो बन ही नहीं सकते, या फिर इसका नन ऑफ दीज कर लें अगर प्लस साइन के साथ है, अगर माइनस साइन के साथ है तो इसका सी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन है ए बी, और बी जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और ए क्रॉस बी यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, कौन सा ऐसा है जिनका आंसर 12 आ रहा है। ये देखें 12 1 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, इट मीन्स ये वाला इसका राइट ऑप्शन है। सेकंड को देख लें 12 12 12, ये भी इसका राइट ऑप्शन बन सकता है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 12 12 12, ये भी ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है 1 12 12 12 12, तो इसमें तो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो एक और ऑप्शन आप खुद से ऐड कर लें ऑल ऑफ दीज, इसके ये राइट ऑप्शन होगा क्योंकि जो है वो इसके अंदर सारे जो ऑप्शन हैं वही सारे के सारे ट्रू हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एन ऑफ ए इज इक्वल टू पी, यानी कि ए सेट के अंदर पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने ए क्रॉस ए में चेक करने हो तो क्या आएंगे, तो देखिए पी मल्टीप्लाई पी होगा तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ एन ऑफ बी इज इक्वल टू टी, यानी बी के अंदर टी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन बी क्रॉस बी इज। अब बाइनरी रिलेशन के बताने हैं कि कितने होंगे, पहले हमने जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स बताने थे, अब बाइनरी रिलेशन बताने हैं। तो जब बाइनरी रिलेशन बताने होते हैं तो 2 की पावर में लिखते हैं, यानी ये जो भी आंसर आएगा यहाँ पे देखें टी है ना, तो एन ऑफ बी मल्टीप्लाई एन ऑफ बी करें टी मल्टीप्लाई टी, टी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन वो टी स्क्वायर नहीं होगा बल्कि 2 टी स्क्वायर होगा अगर हमने बाइनरी रिलेशन बताने होंगे। तो ये हमारा डी राइट ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज एंड हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या करना है, आर हमें सेट जो है वो गिवन है ए एफ एच एस, एस बी सेट गिवन है हमें बी ई जे एन, तो हमने क्या करना है फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन आर क्रॉस एस। यही फार्मूला लगाकर हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। उसके बाद हमने करना है राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम आर क्रॉस एस। आर क्रॉस एस में से कोई से भी 3 बाइनरी रिलेशन अपनी मर्जी से चूज़ करके आपने लिखने हैं। थर्ड ये है राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट आर, राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज रेंज इज इक्वल टू सेट एस, और लास्ट वन है राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट आर एंड रेंज इज इक्वल टू सेट एस। तो ये सारे बाइनरी रिलेशन जो है वो हम लोगों ने फाइंड करने हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। ये सारे पार्ट्स 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। अपने रजिस्टर जल्दी से रेडी कर लीजिए और मेरे साथ साथ जो है वो लिखते जाइएगा। जी, तो फर्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे फुल लिखना है बाइनरी रिलेशंस। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर, या देखें एन ऑफ आर, आर सेट है ना, आर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय एस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 16। तो 2 रेज़ टू पावर 16 इसका फाइनल आंसर होगा। सेकंड में देखें एनी 3 बाइनरी रिलेशन आपने लिखने हैं, कोई से भी 3 लिखने हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले फाइंड करना हो, आप ऐसे ही जो यहाँ से डायरेक्ट देखकर कोई से 3 बाइनरी रिलेशन लिख सकते हैं। बाइनरी रिलेशन लिखते हुए बस आपने ये याद रखना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से पिक करना है और सेकंड एलिमेंट यहाँ से पिक करना है। तो मैं लिख लेती हूँ ए बी, सपोज मैंने लिख लिया, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई से भी लिख सकते हैं। R2 में ले लेती हूँ जी एफ एन लिख लेती हूँ, और R3 में मैं लिख लेती हूँ ए, बेशक आप रिपीट भी कर सकते हैं ना, ए को रिपीट कर लें, ए को मैं लिख लेती हूँ जे के साथ। तो ये क्या बन गया हमारे पास 3 बाइनरी रिलेशन बन गए, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी लिख सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिखना है, बाइनरी रिलेशन ऐसा लिखना है जिसकी डोमेन आर सेट की इक्वल हो, यानी कि आर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सारे के सारे यहाँ से यूज़ होने चाहिए। ये वाले जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए एफ एच एस, ये सारे के सारे यूज़ होने चाहिए, और इसमें से बेशक कोई यूज़ हो या ना हो, लेकिन डोमेन जो है वो ज़रूर इसकी इक्वल होनी चाहिए। तो हम ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ पर बाइनरी रिलेशन लिखना है ना, एक ही बाइनरी रिलेशन लिखना है, तो जस्ट आर लिखेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं ए और
दूसरे नंबर पे लिख लेते हैं F, यहाँ पे आगे स्पेस छोड़ते जाएंगे, ठीक है, ताकि हमने वहाँ पर सेकंड एलिमेंट जो है वो लिखना हो तो उसकी स्पेस हो। और नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं S। तो अब ये हमारे पास ऐसा बाइनरी रिलेशन आ गया है जिसकी डोमेन जो है, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट जो है वो R सेट के इक्वल है। अब हम लोगों ने लिखनी है रेंज। तो रेंज लिखने के लिए हम लोगों ने S सेट में से कोई से अपनी मर्जी से एलिमेंट्स चूज़ करने हैं। बेशक आप सेम एलिमेंट चूज़ कर लें, मैं सेम चूज़ कर रही हूँ, बी, डिफरेंट भी चूज़ कर सकते हैं। बस हमें डोमेन से कंसर्न है कि डोमेन जो है वो हमारी सेट R के इक्वल हो। अब हम लोगों ने लिखना है इसी तरह से एक और बाइनरी रिलेशन जिसकी रेंज जो है वो सेट S की इक्वल होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हम R ही यूज़ करेंगे नोटेशन, क्योंकि ये एक बाइनरी रिलेशन है। तो R इज़ इक्वल टू, अब हम रेंज लिखते जा रहे हैं। रेंज हमारे पास क्या होनी चाहिए, B E और J और N। अब इसमें जो है वो डोमेन को हम फिल कर लेते हैं। बेशक आप सेम एलिमेंट लिखें तो भी ठीक है, डिफरेंट लिखें तो भी ठीक है। मैं सेम लिख लेती हूँ, सब में मैंने A लिख लिया है। अब इसकी रेंज जो है वो N सेट के इक्वल है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऐसा बाइनरी रिलेशन लिखना है जिसकी डोमेन सेट R की इक्वल हो और रेंज सेट S की इक्वल हो। तो इसके लिए जो है वो हम लोग क्या करेंगे, A सेट के भी R सेट के भी सारे एलिमेंट्स यूज़ करने हैं और S सेट के भी यूज़ करने हैं। तो R के हम फर्स्ट नंबर पे लिख लेते हैं और A के जो है S के जो हैं वो सेकंड नंबर पे लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ पेयर बना देते हैं A B, सेकंड के साथ F E, थर्ड के साथ H J और फोर्थ का फोर्थ के साथ बना लेते हैं। इस तरह से हमें ये जो है वो होगा हमारे क्वेश्चन में कि हमारी जो डोमेन है वो सेट R की इक्वल आ जाएगी, जो रेंज है वो सेट S की इक्वल आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप रिपीट करना चाहें, मीन्स कि मैंने SN लिखा है, SJ लिखना चाहें, SE लिखना चाहें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, रिलेशन तो लंबा हो जाएगा लेकिन आपकी डोमेन और रेंज वही रहेगी जो आपकी गिवन कंडीशन है। तो आपने रिलेशन लंबा लिखें या छोटा लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट आपकी डोमेन और रेंज की जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो ये भी हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, या तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि हमने ये डायग्राम हमारे पास बनी हुई है, वेन डायग्राम। इसके अंदर हम लोगों ने शेड करना है इन सबको, इन सब पार्ट्स को, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A माइनस B इंटरसेक्शन C और B माइनस A यूनियन C। तो इस तरह से हम लोगों ने इन 4 पार्ट्स को अलग अलग करके शेड करना है बारी बारी, हर दफ़ा डायग्राम यही बनानी है। तो इस डायग्राम को हम पहले जो है 4 टाइम्स ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हर किसी में शेडिंग कर लेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जी। तो मैंने फर्स्ट पार्ट की डायग्राम ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, B इंटरसेक्शन C को शेड करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो B इंटरसेक्शन C के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले B इंटरसेक्शन C मीन्स कि B और C का जो कॉमन पोर्शन है उसको शेड करें। तो यहाँ पे हम लगाते हैं वर्टिकल लाइंस लगा ली। उसके बाद हमने क्या करना है, A के साथ यूनियन लेना है, इस जो शेडेड एरिया है इसका। जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास A भी शेड हो जाएगा और ये एरिया जो पहले से शेड हुआ है ये भी अगेन शेड हो जाएगा। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या शेड करेंगे, जो हमारे पास है B यूनियन C को शेड करेंगे। तो B यूनियन C मीन्स कि B और C पूरा शेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं B यूनियन C में। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि ये हमारी वर्टिकल लाइंस है B यूनियन C। उसके बाद हमने A के साथ उसका इंटरसेक्शन लेना है। तो ये देखें A में और B यूनियन C में कौन सा कॉमन एरिया आ रहा है, जस्ट ये वाला आ रहा है, ये। तो ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यहाँ पे बॉक्सेस भी बना सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, B इंटरसेक्शन C पहले शेड करना है। B इंटरसेक्शन C शेड करने के लिए हम क्या करेंगे, B और C का जो कॉमन एरिया है जस्ट उसको शेड करेंगे, ये। तो ये हमारी आ गई है वर्टिकल लाइंस। अब हमने क्या करना है, A में से इस पोर्शन को माइनस करना है। अब देखें A के अंदर तो ये आ ही नहीं रहा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, ताकि जब हम माइनस करें तो कैंसिल आउट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए A ही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। A पूरा का पूरा आ जाएगा, क्योंकि माइनस करते हुए हम क्या देखते होते हैं, नॉन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A। तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो सारे के सारे A के एलिमेंट्स सारे सब नॉन कॉमन है। इट मीन्स सारे आंसर में आ जाएंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस इसका फाइनल आंसर है। और नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले A यूनियन C को शेड करना है। यहाँ पे हम वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं A यूनियन C, ये। तो A यूनियन C पे हमने लगाई है वर्टिकल लाइंस। अब हमने क्या करना है, B में से A यूनियन C का जो पोर्शन है उसको माइनस करना है। तो जब हमने
बी यूनियन सी को ए में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये वाला पोर्शन है जो कॉमन आ रहा, सॉरी बी में से हम ए यूनियन सी को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो पोर्शन है जो कॉमन आ रहा है तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स कि ये हमारा आंसर में नहीं आएगा, तो बाकी सारा आ जाएगा। ए यूनियन सी जो है वो पूरा आ जाएगा, सॉरी बी जो है वो आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये बी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे, लेकिन इस पोर्शन पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वाला पोर्शन जब हम माइनस कर रहे होंगे तो कॉमन है बी में और ए यूनियन सी में, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाला जो रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ से सिर्फ ये वाला आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस सिर्फ इस पोर्शन पे लगानी है, यहाँ पर नहीं लगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर वेन डायग्राम से शो करनी है, और हमें सेट्स गिवन है कुछ इस तरीके से। एक्स सेट हमारे पास क्या है, 2x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 20, मीन्स कि 20 से लेस सारे नेचुरल नंबर आपने यहाँ पर पुट करने हैं और जो आंसर आता जाएगा वो आपने एक्स सेट के अंदर लिखना है। लेकिन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, पहले 1 पुट करेंगे तो 2 1 2 आ जाएगा, देन 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, देन 6 8 10 12 14 16 18 20। अब ये 20 आ गया है, ये कह रहे हैं कि x जो वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं वो 20 से लेस होनी चाहिए, मीन्स कि अभी हम लोगों ने 10 पुट किया होगा क्योंकि 10 2 से 20 होता है। नेक्स्ट हम लोग 11 भी पुट करेंगे तो 22 आ जाएगा, देन 24 26 28 30 32 34 36 38। देखिए जब 19 पुट किया तो 38 आया, अब 20 तो पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये सेट एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वाई सेट है। वाई सेट के अंदर हम लोगों ने कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, जो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट 6 नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है, 6 मल्टीपल्स लिखने हैं। नेचुरल मल्टीपल्स मीन्स के 3 1s आर 3, 3 से स्टार्ट करने हैं हमने लिखना, वरना 3 0s आर 0, 0 भी तो मल्टीपल है ना 3 का, लेकिन वो नेचुरल मल्टीपल नहीं है इसलिए 0 नहीं लिखेंगे। और 0 से पीछे -3 -6 -9 वो सब 3 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन वो नेचुरल नहीं है इसलिए वो नहीं लिखेंगे, जस्ट 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 6 9 12 15 एंड 18। ये हमारा आ गया वाई सेट। और जेड सेट के अंदर हमने क्या लिखना है, 6x यानी कि 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं, सच दैट x इज लेस देन 20। सेम कंडीशन है कि x को आपने 1 से पुट करना, सॉरी 0 से पुट करना स्टार्ट करना है क्योंकि ये होल नंबर्स हैं, और कहाँ तक पुट करना है, 19 तक पुट करना है। तो ये मैंने लिख लिए हैं फर्स्ट 19 मल्टीपल्स ऑफ 6, ठीक है, 6 के मल्टीपल्स हमने लिखने हैं, और यहाँ से क्या x लेस देन 20 मीन्स के क्या करना है आपने 20 से लेस नंबर्स जो हैं वो लेने हैं, और यहाँ पर स्टार्ट में 0 भी आएगा, ये मिस हो गया था, 0 भी आप लोगों ने लिखना है क्योंकि ये होल नंबर्स है, मीन्स के 0 से पुट करना स्टार्ट करेंगे, 0 से 19 तक जाएंगे जी। तो इन सेट से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो डायग्राम है वो कैसी बनेगी, x और y और z तीनों जो हैं वो आपस में क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो हमारे पास एक कॉमन पोर्शन आ रहा होगा जो तीनों में है, कुछ एलिमेंट्स x और y के कॉमन हैं, कुछ x और z के कॉमन है, कुछ y और z के कॉमन है। तो इस तरह से हमने डायग्राम बनानी है, लेकिन डायग्राम के अंदर जो है वो आप लोग अगर एलिमेंट्स देखना चाहते हैं यहाँ से देख कर लिख भी सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ना लिखें क्योंकि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो ये बहुत जो है वो गंदा हो जाएगा, काम नीट नहीं रहेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट आपको डायग्राम की समझ आ गई है कि ओवरलैपिंग सेट्स है तो आप इसको जस्ट शेड ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन होता क्या है। तो चलिए पहले वो लिख लेते हैं जी। तो एसोसिएटिव लॉ होता है हमारे पास x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अलग से शेड करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग से, और फिर देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रही हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को शेड कर लेते हैं। देखें पहले हम क्या शेड करेंगे, x यूनियन y, तो x और y पूरा शेड हो जाएगा। यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइंस लगा लेती हूँ, तो ये हमने शेड कर लिया x यूनियन y। इसके बाद हम क्या करेंगे, यूनियन z शेड करेंगे, तो z भी शेड हो जाएगा। जब z शेड हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते हैं, इसमें x y और z तीनों इंक्लूड होंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, x यूनियन y यूनियन z, और यहाँ पे है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस।
अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ आपने लिखना भी है कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम है, मीन्स कि यहाँ पर आप लिखें x यूनियन y यूनियन z, ये इसको हम लोगों ने शेड किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको शेड करेंगे x यूनियन y यूनियन z। तो इसके लिए भी डायग्राम तो वैसी ही बनेगी। हम लोगों ने क्या करना है, तीनों सेट्स ओवरलैपिंग बनाने हैं। इस तरीके से आपने 3 सेट बना लेने हैं x y z, और फिर इनको बारी बारी जो है वो अपनी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग शेड करना है। सबसे पहले हमने क्या शेड करना है यहाँ पर y यूनियन z। तो y यूनियन z में हम लोग y और z फुल शेड कर लेंगे वर्टिकल लाइंस के साथ। तो ये हमारा क्या आ गया, y यूनियन z, जहाँ पे हम लोगों ने लगाई हैं वर्टिकल लाइंस। अब आपने क्या करना है, y यूनियन z के साथ x को भी शेड करना है, x का भी यूनियन लेना है। तो अब x भी शेड हो जाएगा, y भी हो जाएगा और z भी हो जाएगा इस तरीके से। तो क्या लिखना है, x यूनियन y यूनियन z, और यहाँ पे हमने लगाई हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये देखें यहाँ पर भी तीनों शेड हो रहे हैं फाइनल आंसर में, यहाँ पर भी तीनों शेड हो रहे हैं। इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव कर लेते हैं। जी, तो ये मैंने लिख लिया एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें लेफ्ट हैंड साइड मैंने डायग्राम बना लिया, राइट हैंड साइड की भी बना ली है। अब इसको बारी बारी शेड कर लेते हैं। पहले हमारा क्या हमने शेड करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई मीन्स कि ये वाला पोर्शन आएगा, इसमें हम वर्टिकल लाइन्स लगा लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई वर्टिकल लाइन्स। अब हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है अगेन जेड के साथ। तो जेड के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो जस्ट ये वाला पोर्शन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये इसको शेड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, और यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। यहाँ फिर बॉक्सेस भी बना सकते हैं, दोनों सूत्रों में ये राइट होगा। नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हमने शेड करना है वाई इंटरसेक्शन जेड, और वहाँ पे लगा लेते हैं वर्टिकल लाइंस। वाई इंटरसेक्शन जेड में ये देखें ये वाला पोर्शन आएगा। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है एक्स सेट के साथ। जब एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो अगेन यही वाला एरिया शेड होगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर बॉक्सेस बना रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव हो चुका है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लोगों ने क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हम लोगों ने प्रूव करना है थ्रू वेन डायग्राम। और इसमें हम लोगों के पास क्या है, ए बी और सी सेट हमें गिवन है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ए और बी दोनों सेट जो है वो सी सेट का सबसेट है। तो हम लोग इस तरीके से वेन डायग्राम बनाएंगे कि बड़ा सेट होगा सी सेट, और उसके अंदर ही दोनों ए और बी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। लेकिन ए और बी जो है वो आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, उनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लोगों ने यही लॉ प्रूव करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसके जो सेट्स हैं वो हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं कि पी और क्यू सेट जो है वो ओवरलैपिंग है, जबकि आर सेट जो है वो डिसजॉइंट है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है, आप लोग देखें। जी, तो ये मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ किया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के ये सेट्स लिखे हुए हैं। इनमें आप लोग देख सकते हैं कि ए और बी जो है वो सी सेट का सब सेट है, इसलिए मैंने इन दोनों को अंदर बना लिया है। ये मैंने लिख लिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसको बारी बारी शेड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बना लिया, राइट हैंड साइड की बना ली है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या शेड करना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी। उसके लिए हम वर्टिकल लाइंस लगा, बल्कि बी इंटरसेक्शन सी में वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी में बी छोटा सेट है, तो सिर्फ यही कॉमन एरिया में आएगा। ये हमारा बी सेट आ गया, बी इंटरसेक्शन सी। और उसके बाद ए के साथ इसका यूनियन लेना है, तो ए भी इंक्लूड हो जाएगा और बी भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ए और बी दोनों आ जाएंगे इसमें। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वहाँ पे हम लोग लगा लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हम लोगों ने शेड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स के ए और बी पूरा शेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेते हैं। ये हमने लगा ली हॉरिजॉन्टल लाइंस। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भी हॉरिजॉन्टल लाइंस। उसके बाद हमने क्या करना है, ए यूनियन सी को शेड करना है। ए यूनियन सी मीन्स के ए और सी पूरा शेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वर्टिकल लाइंस लगाते हैं। देखें ए मैंने शेड कर लिया। अब साथ ही सी को शेड करना है। जब सी को शेड करूँगी तो बी भी तो ऑटोमेटिकली शेड हो जाएगा ना, क्योंकि बी इसका सबसेट है। तो ए यूनियन सी में हमने लगाई है वर्टिकल लाइंस। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी
दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मीन जो दोनों में कॉमन आ रहा है। कॉमन कौन सा आ रहा है? ए और बी कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन वो होगा जहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस हैं, मीन्स के बॉक्सेस हैं। तो इसके बाद हमने क्या लिखना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और यहाँ पे हमारे आ रहे हैं बॉक्सेस। तो ये बॉक्सेस हमारा फाइनल रीजन है, यानी कि ए और बी दोनों हैं, और यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ए और बी दोनों हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पर भी ए और बी दोनों शेड हो रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों शेड हो रहे हैं। इट मीन्स कि लॉ प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग यही क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। उसमें क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जी, तो ये मैंने इसकी भी वेन डायग्राम बना लिया है। इसमें आप लोग सेट्स को देख के ये बता सकते हैं कि दोनों सेट्स ओवरलैपिंग हैं, क्योंकि इनके अंदर सी, डी और ई ये तीनों कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, जबकि आर सेट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। ना पी में से कोई एलिमेंट आ रहा है, ना क्यू में से आ रहा है, इसलिए आर सेट जो है वो डिसजॉइंट है, इसलिए मैं इसको यूँ साइड पर बनाऊँगी, ठीक है। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या शेड करना है? क्यू यूनियन आर। क्यू यूनियन आर मीन्स कि क्यू और आर पूरा शेड हो जाएगा। तो क्यू यूनियन आर, क्यू यूनियन आर पे हम लोगों ने लगाई है वर्टिकल लाइंस। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है पी के साथ, पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, और यहाँ पे हम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। मीन्स के पी और क्यू यूनियन आर का जो एरिया शेड हो चुका है, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो ये जस्ट एरिया है जो पी में भी आ रहा है और क्यू यूनियन आर में भी आ रहा है। तो ये हमारी वर्टिकल लाइन्स है जो हमारा फाइनल आंसर, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है ये जो हमारा फाइनल आंसर है। अब राइट हैंड साइड पे करते हैं सॉल्व। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले पी यूनियन क्यू को शेड करना पड़ेगा, जहाँ पे हम पी इंटरसेक्शन क्यू है। पी इंटरसेक्शन क्यू को शेड करेंगे तो पी और क्यू का जो कॉमन एरिया है जस्ट वो आ जाएगा। यहाँ पे वर्टिकल लाइन्स लगाते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है? पी इंटरसेक्शन आर को शेड करना है। पी और इंटरसेक्शन आर में हमारे पास कोई कॉमन एरिया नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे? नो शेडेड एरिया। पी और आर में तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। उसके बाद हमने क्या करना है कि पी इंटरसेक्शन क्यू और पी यूनियन आर, इन दोनों का जो है वो हम लोगों ने क्या करना है? यूनियन लेना है। जब यूनियन लेंगे तो इसमें तो कुछ पहले शेड हुआ ही नहीं है, जस्ट ये शेड हुआ है। तो जब यूनियन लेंगे तो अगेन यही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर, और इस पे भी हमारी जो आएंगी वो क्या आएंगी? वर्टिकल लाइंस आएंगी, यानी कि सिर्फ ये वाला रीजन आएगा। इसका रीजन ये वाला फाइनल, ये वर्टिकल लाइंस, और इसका हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये दोनों सेम है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लॉ प्रूव हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है, क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सबसेट्स ए एंड बी इन द यूनिवर्सल सेट। क्या कह रहे हैं कि ए और बी दोनों सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, यानी यूनिवर्सल सेट के लिए हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है और उसके अंदर दो सेट ए और बी ड्रॉ करने हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम लोगों ने जस्ट वेन डायग्राम से शो करना है। सॉल्व कुछ भी नहीं करना, जस्ट वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। जी, तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। यहाँ पर देखें आपके पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी में 20 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इट मीन्स ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स बनेंगे, ए और बी। जी, तो इन दोनों में 20 जो हैं वो कॉमन एलिमेंट्स है। 20 यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या है? एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है? 60। 20 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। इट मीन्स यहाँ पर कितने आएंगे? रिमेनिंग 40 आएंगे। बी में कितने हैं? 48। 48 में से 20 लिख चुके हैं, यानी 28 आएंगे। अब फाइनल हमारे पास यू के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 90। अब आप देखें क्या है कि 90 बन रहे हैं, 40 और 2 60, और ये 88 बन रहे हैं, ठीक है। ये सारे मिलाकर तीनों को ऐड करें तो 88 बनते हैं, जबकि हमें तो 90 चाहिए। तो 2 रिमेनिंग एलिमेंट्स रहे हैं, तो 2 को हम यू के अंदर कहीं पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी आप लोग यू को लिख सकते हैं। तो ये हमारी वेन डायग्राम बन गई है, जो कि हम लोगों ने बनानी थी। इसके अंदर शेड कुछ भी नहीं करना, क्योंकि कोई ऑपरेशन नहीं है, जस्ट इसको डाटा को वेन डायग्राम से शो करना था, जो हमने कर दिया है। अब इसी का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें ए यूनियन बी की इन्फॉर्मेशन गिवन है, इज इक्वल टू 60, ठीक है। ए और बी के तो गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी का नहीं पता कि जो है वो हमारे पास इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर आएंगे, क्योंकि देखें ये 34 और 52 को ऐड करें अगर, तो हमारे पास 60 से ग्रेटर नंबर आ जाता है। इट मीन्स कि दोनों को मिलाकर 60 तो नहीं बनता। इट मीन्स कुछ कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो कि ए और बी में के कॉमन एरिया में आ रहे होंगे, जिनको हम एक दफ़ा काउंट करेंगे तभी 60 आएगा। तो इसके लिए जब हम वेन डायग्राम बनाएं तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता हो। तो हम ये पहले फाइंड कर लेते हैं, बेशक आप ये रफ वर्क में कर लें। ए इंटरसेक्शन बी का क्या फार्मूला हमने पढ़ा था? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 34 प्लस 52 माइनस 60। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमारे पास आ रहा है 26। तो 26 एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। अब हम लोग इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सेम उसी पैटर्न पे हमने करनी है। यू सेट हम बनाएंगे रेक्टेंगुलर शेप में, ये हमारा यू सेट है, और इसके अंदर हमने दो सेट्स बनाने हैं, ए और बी, जो कि ओवरलैपिंग होंगे, ए और बी।
अब इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या लिखना है, 26 एलिमेंट्स है जो दोनों में कॉमन है। ए सेट के अंदर देखें कितने एलिमेंट्स हैं, 34, तो 26 हम लोग लिख चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने यहाँ पर आ जाएंगे, 8 एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे ए के अंदर। 8 और 26 ऐड करें तो 34 बनता है। नेक्स्ट बी के अंदर 52 एलिमेंट्स होने चाहिए, 26 लिख चुके हैं तो 26 ही और आएंगे, 26 और 26 52 होते हैं। और ए यूनियन बी में 60 होने चाहिए, क्या इन दोनों को तीनों को ऐड करके 60 बन रहे हैं, देखिए चेक कर सकते हैं आप लोग, देखें जो है ये इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 60 आएगा। इट मीन्स कि हम लोगों ने सही कैलकुलेशन की है और सही वेन डायग्राम ड्रॉ की है। तो ये तो 60 आ गया है। अब यू सेट के अंदर कितने 85 हैं, तो 60 हम ड्रॉ कर चुके हैं, 60 हम लोग मार्क कर चुके हैं। यहाँ पर रिमेनिंग कितने रह गए हैं, 25 रह गए हैं। 85 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ 25 यू सेट के अंदर बाहर हम लोगों ने लिखने हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जी तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, 10 बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन आ Qiraat competition. Among them, Hani, Zubair and Heather recited in Nafi Qiraat style. Next हमारे पास क्या है, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल and Ali recite in Al-Kisai Qiraat style, while Hassan, Jafar and Usman recited in Al-Qafi Qiraat style. Represent boys represented in Nafi, Al-Kisai and Al-Qafi Kufi styles by the set A, B and C respectively. तो हमने क्या करना है, ए बी और सी सेट्स को जो है वो हम लोगों ने इनको नाम देना है, इन तीनों जो स्टाइल्स हैं इनको, और उसको वेन डायग्राम में शो करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड द टेबुलर फॉर्म ऑफ ए बी एंड सी। टेबुलर फॉर्म में ए को भी लिखना है, बी को भी, सी को भी। देन हमने कहना है ड्रॉ वेन डायग्राम करनी है हमने इसमें। और थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर ए यूनियन बी, ये चारों जो है वो हम लोगों ने फाइंड करने हैं बारी बारी। तो ये कर लेते हैं। जी तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। ये हमारे पास क्या है, ए सेट के अंदर वो किरत स्टाइल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको लिखना था पार्टिसिपेंट्स, बी सेट में भी लिखना था, और सी सेट में ये इसकी टेबुलर फॉर्म है ए बी और सी की। ये जस्ट आपने क्वेश्चन से देखकर मेंशन करना है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये हमें गिवन है, आपने जस्ट ये देख कर यहाँ पर कॉपी करने हैं हमने। सेकंड पार्ट में हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी थी। वेन डायग्राम में आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, दो स्टाइल्स जो है वो दो स्टाइल्स में किरत कर रहा हो, ऐसा नहीं है। हर स्टूडेंट जो है वो एक एक स्टाइल फॉलो कर रहा है, इसलिए तीनों सेट्स जो है वो ओवरलैपिंग बने, डिसजॉइंट बनेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से वेन डायग्राम बनानी है। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना पड़ेगा। अब देखें बी इंटरसेक्शन सी जब फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखें बी और सी में कुछ कॉमन आ रहा है, नो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई स्टूडेंट जो है वो कॉमन नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स के यू माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और यू सेट के अंदर तो सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए यू के अंदर जो है वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जी तो हमने क्या करी है, यू सेट के अंदर हमने सारे जो है वो स्टूडेंट्स लिख लिए हैं जो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। 10 टोटल स्टूडेंट्स थे, तो ये 10 हम लोगों ने सारे लिख लिए हैं। ठीक है, यू सेट में तो सब आएंगे, उसमें से बी इंटरसेक्शन सी को हमने माइनस करना है, तो ये माइनस मैंने एम्प्टी सेट लिख लिया, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो एम्प्टी सेट है। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो यही यू सेट ही आंसर में आ जाएगा। मैं अगेन नहीं लिख रही हूँ, यू लिख रही हूँ, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में हमारा यू ही आ गया है। अब हमने क्या करना है, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। जी तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे और उसके बाद इंटरसेक्शन, और ये यू सेट आपने पूरा लिखना है। यहाँ पर मैं जस्ट सेट की जो है वो नेम लिख रही हूँ, आप लोगों ने फुल सेट लिखना है। देखिए जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यही 3 कॉमन आएंगे, तो ए सेट ही हमारा वापस आ जाएगा। मीन्स कि इसका आंसर क्या बनेगा, यही हानी, जुबैर एंड हैदर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारा जो इसका थर्ड पार्ट था वो सॉल्व हो चुका है। अब हम बारी बारी नेक्स्ट भी कर लेते हैं। जी तो यहाँ पर हमने इसका सेकंड पार्ट लिख लिया। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। सी कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि यू माइनस सी। यू के अंदर जो है वो सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे, उसमें से हमने सी वाले जो हैं वो माइनस करने के बाद ये हम लोग ने लिख लिए हैं रिमेनिंग। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है, यानी कि ए और बी वाले दोनों लिखेंगे। यहाँ पर ए और बी वाले दोनों लिख लिए हैं। उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन लेना है उसका सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। मीन्स कि इन दोनों में जो कॉमन है वो आप लोगों ने आंसर में लिखने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे स्टूडेंट्स इसमें भी आ रहे हैं, तो इसलिए ये सेट यहाँ पर दोबारा आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या करना है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी मीन्स कि बी और सी में जो कॉमन है वो लिखेंगे। बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हमने ए में से ये माइनस करने हैं बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए सेट लिखना है और उसमें से ये माइनस करना है। एम्प्टी सेट है, कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो ए सेट ही हमारा आंसर में आ जाएगा, जो कि क्या था, हानी, जुबैर एंड हैदर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अब इसी का लास्ट पार्ट कर लेते हैं। जी, तो ये लास्ट पार्ट है। इसमें सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होगा, ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। ये हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं। ए सेट के 3 एलिमेंट्स थे और बी सेट के 4 जो है वो एलिमेंट्स थे, 4 स्टूडेंट्स थे, वो हम लोगों ने लिख लिए हैं। अब हमने क्या करना है, ए में से ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। मीन्स के पहले हम ए सेट लिखेंगे और फिर ए यूनियन बी लिखेंगे बाद में। तो ए सेट के अंदर तो हमारे यही वाले हैं, हानी, जुबैर और हैदर। ये 3 एलिमेंट्स हैं हमारे जो ए सेट के अंदर हैं। उसमें से हम माइनस करेंगे। ये पूरा सेट जो है वो एज इट इज़ आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। देखिए, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो हानी भी कैंसिल हो जाएगा, जुबैर भी और हैदर भी, तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोगों ने वो लिखने होते हैं जो इस पहले सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स जिसमें कोई भी नहीं है, इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी रिमेनिंग नहीं है और यहाँ पे एम्प्टी सेट इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी एंड हो गया है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जी, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 100 कैंडिडेट्स वर अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, आउट ऑफ विच 45 कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 40 इन साइंस, 50 इन हेल्थ, and if 12 were passed in mathematics and science, 15 in science and health, 20 in health and mathematics, and 5 were passed in all three, ये हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस गिवन है और हमने क्या करना है, इलस्ट्रेट द अबव इन्फॉर्मेशन बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर पास्ड एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, कितने जो है वो हमारे पास ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एटलीस्ट एक, कम अज़ कम एक सब्जेक्ट को ज़रूर पास कर रहे हों। मीन्स के एक या एक से ज़्यादा जो है वो सब्जेक्ट में पास हो रहे हों, लेकिन एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक सब्जेक्ट में ज़रूर पास हो रहे हैं। बेशक एक में पास हो रहे हैं, 2 में हो रहे हैं, 3 में हो रहे हैं, लेकिन पास ज़रूर होने चाहिए। और थर्ड में हमने क्या करना है, हाउ मैनी कैंडिडेट्स डिड नॉट पास एनी सब्जेक्ट, और जो ऐसे कितने हैं जो कोई सब्जेक्ट भी पास नहीं कर रहे, फेल हो गए हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी हम अपनी वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जी, तो ये मैंने इसका गिवन डाटा लिख लिया है। यू में हमारे पास वो कैंडिडेट्स आएंगे जो टोटल अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में। ये वो हैं जो मैथ्स में पास हो रहे हैं, ये वो हैं जो साइंस में हो रहे हैं, ये हेल्थ में हो रहे हैं। ये मैथ्स और साइंस वाले हमने लिख लिए हैं, ये साइंस एंड हेल्थ एंड मैथ्स एंड हेल्थ, और ये हमारे पास वो हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स में पास हो रहे हैं। अब हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास तीनों जो हैं, तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो वहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे पास तीनों सेट्स जो हैं वो हमारे पास कौन से बनेंगे, ओवरलैपिंग बनेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से सेट बना लेते हैं। इस तरह से हम लोगों ने वेन डायग्राम बनानी है। यहाँ पर यू सेट है, यहाँ पर साइंस वाले हैं, मैथ्स वाले हैं और हेल्थ वाले हैं। तो तीनों में कॉमन कितने आ रहे हैं, 15 ऐसे हैं जो तीनों पास हो रहे हैं, तीनों में पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर 15 लिख लेंगे, तीनों का कॉमन। अब आप लोग देखें टोटल कितने हैं। यहाँ पर 2 के जो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं वो लिख लेते हैं। मैथ्स और हेल्थ में कितने हैं, 12 है, यानी कि मैथ्स और साइंस में कितने हैं, 12 हैं यहाँ पर। अच्छा, मैंने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर 15 नहीं है, 5 है। ठीक है, यहाँ पर 5 है, सॉरी, ये 5 है। अच्छा, मैथ्स और साइंस वाले लिखते हैं। मैथ्स और साइंस में 12 है। मैथ्स और साइंस में इनमें यहाँ पर 12 है, लेकिन 5 लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर 7 आएगा, रिमेनिंग 7। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइंस और हेल्थ वाले कितने हैं, 15 है। तो साइंस और हेल्थ वाले 15 है, 15 में से 5 लिख चुकी हूँ, तो यहाँ पर 10 आएगा। और मैथ और हेल्थ वाले 20 है, 20 में से 5 लिख चुकी हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पर 15 आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास मैथ्स में टोटल कितने थे, 45। ये हम लोगों ने 10 लिख लिए हैं, 5 लिख लिए हैं, या सॉरी मैथ्स वाले हैं ना 45, तो मैथ्स वाले देखने हैं। 7, 5 और 15 लिख चुके हैं। तो 7 और 5 12, और 12 और 15 27, मीन्स के 27 लिख चुके हैं हम 45 में से। तो रिमेनिंग जो होंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएंगे 18 यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि साइंस वाले टोटल हैं 40। तो साइंस वाले में हम कितने लिख चुके हैं, 12 और 22 लिख चुके हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। ठीक है, 22 और यहाँ पर 18 आ जाएगा, ताकि टोटल मिलाकर हमारे पास कितने बन जाएँ, 40 बन जाएँ।
जी, तो नेक्स्ट हमारे पास कितना है, कौन से हैं, साइंस वाले हम लोग कर चुके हैं। ये हमारे पास हेल्थ है, हेल्थ वाले टोटल कितने हैं 50 हैं। तो हेल्थ में से हम लोग कितने लिख चुके हैं 10 और 5 और 15 मीन्स के 30 हम लोग लिख चुके हैं। तो रिमेनिंग 10 ही हैं, वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम लोगों ने लिखना है, ये टोटल देखें 100 है, 100 में से ये जो सब हम लिख चुके हैं ये हम माइनस कर देंगे और जो रिमेनिंग आएंगे वो यू सेट में हम लोगों ने यहाँ बाहर लिखने हैं। जी, तो रिमेनिंग हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर 17। इट मीन 17 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, फेल हो चुके हैं। सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में तो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी थी जो हम लोग कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है कि ये लिखना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो सब में पास हो रहे हैं। तो सब में जो पास हो रहे हैं वो इन सबको ऐड करके आएगा हमारे पास, ठीक है। एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट वहाँ पे लिखा हुआ है ना, मीन्स के 1 में या 2 में या 3 में पास हो रहे हैं। तो ये सब वो कैंडिडेट्स हैं जो पास हो रहे हैं। तो जब पास हो रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इन तीनों को ऐड करके आएगा वो लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ रहे हैं जी, सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 83 स्टूडेंट्स हैं जो पास हो रहे हैं। और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने वो लिखना है जो कि क्या है कि कोई भी किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हो रहा, मीन्स के फेल हो रहे हैं। और फेल कितने हो रहे हैं, जो ये बाहर आ रहे हैं 17। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा 17। तो यहाँ पे हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी एंड हो गया है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। वो फैक्टराइजेशन है, उम्मीद है कि वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।